हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। सबको समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जाता है? कोई डाउट है कल तक की क्लास का? अगर कहीं भी कोई डाउट आए तो मुझे बता देना या फिर ग्रुप में पूछ लेना आप। तो कल हमारा कहाँ तक हो गया था? कल हमारा द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण हो गया था। और रचनात्मक वर्गीकरण हमने किसके अकॉर्डिंग देखा था? बृहत्त्रयी के अकॉर्डिंग देखा था। और बृहत्त्रयी में कौन सी संहिताएं आती हैं? 3 संहिताएं आती हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग, जिसे वाग्भट के द्वारा लिखी गई थी, वो आती हैं। और आज है हमारा द्रव्यों का क्रमात्मक वर्गीकरण। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण और कर्मात्मक वर्गीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये सिर्फ सिलेबस का पॉइंट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं साथ के साथ बताऊंगी आपको। जैसे मैंने बताया 10 नंबर में क्वेश्चन आता है द्रव्यों का वर्गीकरण समझाओ, वो आपको 10 नंबर में प्रिपेयर करना है। एक एक बेस के आधार पर, कार्य कारण बेस से क्या था, योनि बेस से क्या था, प्रधान अप्रधान ऐसे क्या था, कि द्रव्य दोष को प्रकोपित करने वाले, धातु को शमन करने वाले, दोषों को शमन करने वाले, धातु को प्रकोपित करने वाले, स्वास्थ्य के लिए हितकारी, उस भेद से, जांगम उद्भिद वाले भेद से, ये सब तैयार करना है। और 2 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी साथ के साथ बताती चल रही हूँ मैं। ये सिर्फ आपको ये है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में बस इतना रहना चाहिए कि इसमें क्या लिखना है। ऐसे अपन ने पढ़ा चरक का रचनात्मक वर्गीकरण पढ़ा अपन ने, तो चरक के रचनात्मक वर्गीकरण में अपने 2 चीज पढ़ी कि उन्होंने 2 बेस बनाए। एक तो उन्होंने आहार द्रव्य को 12 भाग में बांट दिया, 12 वर्ग कर दिए उन्होंने, और एक मूलिनी फलिनी बता दिया। सुश्रुत को पढ़ा तो उसने द्रव वर्ग और अन्न वर्ग बता दिया। फिर कॉमनली आप अपने कॉमन सेंस से भी लिख दोगे कि द्रव वर्ग के अंदर क्या आएगा, जो लिक्विड वाले हैं वो आएंगे, और अन्न वर्ग में क्या आएंगे, जो सॉलिड वाले हैं, जैसे मांस है, शुक्धान्य, संविधान्य, दालें वगैरह हैं, या जो वगैरह आते हैं, गेहूं वगैरह आते हैं, वो आएंगे। और वही अष्टांग हृदय के अनुसार बताए गए हैं, आप लिख दोगे। और अब आगे बढ़ रहे हैं अपन कर्मात्मक वर्गीकरण। वो भी इम्पोर्टेंट की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दूं मैं, आप इतनी लोड मत लेना याद करने के लिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर भी आपको आना तो चाहिए, अगर एग्जाम में बाई चांस अगर आ जाता है तो। देखिए, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण, कि कर्म के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है। आचार्य चरक ने जो बेस बताए हैं वो बताए उन्होंने 6, कि एक तो महाकषाय के भेद से होते हैं द्रव्य, एक होते हैं अग्र द्रव्य। अग्र द्रव्य आप पढ़ोगे चरक सूत्र स्थान 25 नंबर चैप्टर है, यज्ञ पुरुषीय अध्याय है, उसके अंदर अग्र द्रव्य बताए गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और पीजी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। एक है पंचकर्म के अंदर जो द्रव्य लेते हैं वो, एक है पथ्य आहार विहार उसके अंदर, और अपथ्य आहार विहार वो भी उसके अंदर बताए गए हैं, 25 नंबर चैप्टर के अंदर ही बताए गए हैं। उसमें पढ़ोगे आप कि 2 कोटेशन है बड़े बड़े से, वो देखना आप। और हितकर अहितकर द्रव्य भी बताए गए हैं। तो महाकषाय जो थे, चरक ने महाकषाय 50 बताए हैं। प्रत्येक महाकषाय में कितनी औषध है? 10 औषध हैं। 4th नंबर चैप्टर है सूत्र स्थान का, महाकषाय वाला। और अगर आगे अपन जब 10वां जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर अपन महाकषाय ही पढ़ेंगे, तो ये वहां पढ़ लेंगे। अब है अग्र द्रव्य। अग्र द्रव्य वहां डिटेल से बताए गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो बताए गए हैं, इनको पढ़ लेंगे तो ये तो याद भी हो जाएंगे आपको इजीली, वहां पे भी इजीली हेल्प होगी इनसे। तो देखते हैं, देखना, कोटेशन याद करने की कोशिश करना। अन्न वृत्तिकरणाम सिस्टम। वृत्तिकर मतलब, वृत्ति मतलब होता है देह को धारण करना। अन्न क्या होता है? देह को धारण करने में श्रेष्ठ होता है। तो वृत्तिकर द्रव्यों में कौन श्रेष्ठ है? अन्न। इसलिए अन्न क्या है? अग्र है वृत्तिकर द्रव्यों में। वृत्तिकर मतलब देह को धारण करना। हम इतने सारे फास्ट फूड खा लेते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन पेट किसी से नहीं भरता। पेट तो सिर्फ संतुष्टि जो मिलती है ना, वो खाने से मिलती है, वो अन्न से मिलती है। तो उस बात को लेकर समझिएगा कि अन्न वर्तिकर द्रव्यों में श्रेष्ठ है। उदक आश्वासानाम आश्वशकराणाम श्रेष्ठम, मतलब कि उदक यानी पानी। आश्वस, किसी को आश्वासन देते हैं अपन, कोई रो रहा होता है, आश्वासन देते हैं, संतोष प्रदान करवाते हैं उसको, तो क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं ना अपन। तो इसलिए हो गया कि जल जो होता है वो आश्वस कराणाम, यानी कि आश्वासन देने में कौन सा श्रेष्ठ है द्रव्य? जल। सुरा श्रम हराणाम, थकावट होती है तो थकान को दूर करने के लिए कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है? मद्य, यानी कि सुरा, ये जनरली सब जानते हैं। क्षीर जीवनीय नाम, जीवनीय द्रव्यों में कौन श्रेष्ठ है? दूध, यानी कि क्षीर।
मांस भृंगणीय नाम, भृंगण करना है किसी, भृंगण कर्म करना है, एक लंघन कर्म करना है। लंघन कर्म में श्रेष्ठ है गवेदुक, आगे पढ़ेंगे हम इसी में। और भृंगण कर्म में श्रेष्ठ कौन है? मांस, मेनली मुर्गे का मांस आता है भृंगण करने में। रस तर्पणीय नाम श्रेष्ठम, तर्पण करने में कौन श्रेष्ठ? रस। किसी का भी जूस होता है, लिक्विड जूस पीते हैं तभी तो हमें तृप्ति मिलती है। लवण अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, अन्न द्रव्य में रुचि उत्पन्न करने वाला कौन? अन्न। और अन्न द्रव्य में रुचि उत्पन्न नहीं करता यानी अरुचि उत्पन्न करता है वो कौन? तिन्दुक। आगे पढ़ेंगे तो ऐसे पेड़ बना के पढ़ेंगे ना तो इजीली याद होंगे अपने को ये अग्र द्रव्य। तो अन्न द्रव्य होता है, अपन सब्जी खाते हैं, लवण नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन जब उसमें नमक मिलाते हैं तो उससे रुचि बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है उसका। इसीलिए रुचि उत्पन्न करने वाले द्रव्यों में कौन श्रेष्ठ है? लवण। अम्ल हृदय नाम, खट्टे पदार्थ किसको प्रिय होते हैं? हृदय को प्रिय होते हैं, इसीलिए अम्ल द्रव्य, अम्ल रस जो होते हैं वो किसके लिए? हृदय के लिए होते हैं, मतलब कि प्रिय लगते हैं खट्टे पदार्थ, इसलिए हृदय नाम। नेक्स्ट देखना, कुकुट बल्य यानी कि कुकुट का मांस होता है बल्या नाम। कुकुट यानी मुर्गे का मांस होता है वो बल प्रदान करता है, इसलिए कुकुट का मांस क्या है? बल्या नाम। नक्ररेतो वृष्याणाम, नक्ररेतस क्या होता है? घड़ियाल का मांस। वृष्य मतलब शुक्र वर्धक यानी कि शुक्र को बढ़ाने वाला। नक्ररेतस मतलब कि घड़ियाल का मांस क्या करता है? शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, वृष्य होता है। तो वृष्य द्रव्य में श्रेष्ठ कौन है? नक्ररेतस। मधु क्या करता है? मधु श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम, यानी कि मधु शहद कफ और पित्त का शमन करता है, इसलिए कफ पित्त शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन है? मधु। सर्पी वात पित्त प्रशमना नाम, यानी कि वात और पित्त का शमन करने में कौन श्रेष्ठ है? घृत। ये द्रव्य, ये जो अग्रय है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे और करना जरूरी भी है, क्योंकि पीजी में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं इनके, यूं के यूं छुपे आते हैं। वात पित्त श्लेष्मा नाम प्रशमना नाम डैश 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 ब्लैंक, तो वहां पे आएगा तेल। ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन तेल, सेकंड ऑप्शन सर्पी, थर्ड ऑप्शन मधु, फोर्थ ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो ऐसे आपको आना चाहिए। देखिएगा तेल वाला, तेल वात श्लेष्म प्रशमना नाम। जब हाँ स्नेह वाला चैप्टर होगा, सूत्र स्थान का 13वां चैप्टर है स्नेह वाला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तेल जो होता है वो वात का शमन तो करता ही करता है, लेकिन साथ में कफ का शमन भी करता है। कई अपन चूक खा जाते हैं, ओनली वात ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वात और कफ का शमन करता है, इसलिए तेल किसका शमन करता है? वात श्लेष्म प्रशमना नाम। वमन श्लेष्म हराणाम, वमन कफ को शमन करता है, इसलिए वमन क्या करेगा? श्लेष्म हर होगा। विरेचन किसका? पित्त का, तो पित्त हराणाम। ये तो कॉमन अपन पढ़ते ही हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो याद हो जाएंगे इजीली। बस्ती क्या होती है? वात हराणाम, तो वात हर द्रव्य में कौन श्रेष्ठ है? बस्ती। स्वेदो मार्दव कराणाम, मार्दव कर यानी कि शरीर में मृदुता लाने वाले द्रव्य कौन? जिसमें कौन है श्रेष्ठ? स्वेदन। स्वेदन कर्म क्या लाता है? पसीना निकलता है शरीर का, तो क्या होती है उससे? शरीर में मृदुता आती है। व्यायाम, व्यायाम जो होता है स्थैर्य कराणाम, मतलब कि शरीर में दृढ़ता स्थिरता प्रदान कौन करता है? व्यायाम। तो स्थैर्य कर्म में सबसे बेस्ट कौन होता है? व्यायाम। शार पुंसत्व उपघाती नाम, यानी पुंसत्व शक्ति जो होती है, नपुंसकता उत्पन्न कौन करता है? शार। तो पुंसत्व को घात करने वाला, पुंसत्व को नष्ट करने वाला कौन है? शार। तिन्दुक अन्न, बोला था ना मैंने, देखा अन्न द्रव्य रुचिकराणाम कौन था? लवण। अन्न द्रव्य अरुचिकराणाम कौन है? इसमें ये रुचिकर लिखा हुआ है, इसको काटना और अरुचिकर लिखना, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ी सी। तो अन्न द्रव्य में अरुचिकर कौन है? तिन्दुक। देखना, तिन्दुक अन्न द्रव्य अरुचिकराणाम आएगा, थोड़ा संधि के अंदर डिफरेंस था यहाँ पे। तो अरुचिकर द्रव्यों में सबसे बेस्ट कौन है? तिन्दुक आएगा। आम कपित्थ यानी कि कच्चा कपित्थ, कच्चा कैंथ, कैंथ बोलते हैं जिसको। कच्चा कपित्थ जो होता है अकंठ्य होता है, यानी कंठ में जकड़ाहट उत्पन्न करता है, इसीलिए कच्चा कपित्थ अपक्व, मतलब कि कच्चा कपित्थ जो होता है, कच्चा कैंथ जो होता है वो क्या होता है? अकंठ्य होता है। आविक सर्पी अहृदय नाम, यानी कि आवी सर्पी जो होता है, भेड़ का घी जो होता है, सर्पी जो होता है वो क्या होता है? अहृदय होता है। अजाशीर यानी कि बकरी का दूध,
एक चीज ध्यान रखना, कहीं पर भी ब्लीडिंग हो, कहीं पर भी कुछ चीज फ्लो कर रही हो, क्षय हो, वहां पे सिर्फ एक ही चीज काम आती है। कुछ भी आएगा तो अजा का काम आएगा, चाहे वो शीर आएगा, चाहे वो मांस आएगा, कुछ भी हो। जहां क्षय हो रहा है, जहां ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां अजा काम आएगी। देख लेना इसमें, अजा शीर शोषग्न यानी कि शोष को कम करती है, स्तन्य को उत्पन्न करने वाली होती है, सातम्य हो जाती है जल्दी, अजा का शीर जल्दी सात में होता है। स्तन्य मतलब कि जब माता का दूध नहीं आता है तो बच्चे को माता का दूध ना पिला के किसका दूध पिलाया जाता है? बकरी का दूध ही पिलाया जाता है ना। तो अजा का दूध क्या होता है? इसलिए स्तन्य होता है, स्तन्यों को बढ़ाने वाला भी होता है। और रक्त संग्राहक, जहां ब्लडिंग हो रही है वहां क्या करेगा? संग्राहक करेगा, यानी कि रोक देगा। और रक्त पित्त प्रशमना नाम, रक्त पित्त को प्रशमन करने में कौन बेस्ट है? अजाशीर। तो अजाशीर जहां भी ब्लीडिंग होगी वहां कौन काम आएगा? अजा काम आएगी। चाहे फिर शीर काम आए, चाहे मांस काम आए, ये कहीं भी देख लेना आप, चरक में भी देख लेना। तो अजाशीर किस में आया? शोषग्न, स्तन्य, सात में, रक्त संग्राहक और रक्त प्रशमन में। नेक्स्ट है अविशीर। अविशीर श्लेष्म पित्त जनानाम, भेड़ का दूध क्या करेगा? कफ को और पित्त को शरीर में उत्पन्न करने वाला होता है, प्रकुपित करने वाला होता है। तो अविशीर क्या है? श्लेष्म पित्त जनानाम। माहेश शीर स्वप्न जनानाम, नींद लाने में कौन सा दूध? वो भैंस का दूध आता है। बोलते ना रात में भैंस का दूध पी के सो जाओ तो नींद आ जाती है, तो निद्रा कर कौन सा दूध होता है? माहेश शीर होता है। मंदक दध्य, यानी कि जो बिना जमा हुआ दही होता है ना, जो आधा जमा हुआ होता है आधा नहीं जमा होता, तो उसे बोलते हैं मंदक दधी। मंदक दध्य अभिषंध्य कराणाम, यानी कि शरीर में कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो कफ बढ़ेगा तो क्या होगा? अभिषंधक का मतलब होता है स्रोतस जो होते हैं अपने, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लगाने वाला होता है, चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला होता है, उनके अंदर अवरोध करने वाला होता है। इसलिए मंदक दही, जो बिना जमा हुआ दही खा लेते हैं तो वो गुरुता उत्पन्न करता है, शरीर में अभिषंध उत्पन्न करता है। अब देखना, भ्रंगणीय कराणाम कौन श्रेष्ठ था? मांस। लंघनीय कराणाम कौन श्रेष्ठ है? कार्षणीय, यानी कि शरीर को पतला करने में कौन श्रेष्ठ है? गवेदुक। ठीक है, तो ऐसे पेड़ बना के याद करेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएंगे। तो कार्षणीय नाम, यानी कि कर्षण करने में, शरीर को पतला करने में कौन श्रेष्ठ है? कर्षणीय कर्म करने में गवेदुक। मूत्र जनन, मूत्रल इक्षु मूत्र जना नाम। तो इक्षु का रस क्या होता है? गन्ने का जूस क्या होता है? मूत्र को बढ़ाने वाला होता है, मूत्र जनन करने वाला होता है। यव पुरुष जना नाम, इंपॉर्टेंट है ये। यव पुरुष जना नाम, यानी कि पुरुष को, मल को उत्पन्न करने वाला, मल को बढ़ाने वाला कौन? यव, यानी कि जो। जाम्बव वात जना नाम, वात को उत्पन्न करने वाला कौन? जामुन। जामुन क्या करता है? वात को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए जामुन का कौन सा रस? कषाय रस। और कषाय रस क्या करेगा? मधुर अम्ल लवण शमन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कषाय रस प्रकोपित करेगा वात को, तो वैसे भी क्लियर हो रही है। तो वात को बढ़ाने वाला रस कौन? जामुन। अब ये वाली चीजें हैं, थोड़ा याद रखना। त्रिव्रत क्या करेगा? सुख विरेचन। सुख विरेचना नाम तीव्रत होगा। चतुर अंगुल मतलब कि आरगवत, आरगवत क्या करेगा? मृदु विरेचन करेगा। तो मृदु विरेचन कौन? आरगवत। स्नुक, स्नुक पेय, यानी कि स्नूही का पेय मतलब कि शीर। स्नुक पेय तीक्ष्ण विरेचना नाम, यानी कि तीक्ष्ण विरेचन कौन करवाती है? स्नूही का शीर। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। सुखपूर्वक विरेचन कौन करवाएगा? निशोत, यानी कि त्रिव्रत। मृदु विरेचन कौन करवाएगा? चतुरंगुल मतलब कि आरगवत। और तीक्ष्ण विरेचन कौन करवाएगा? स्नूही शीर करवाएगा। और प्रत्यक पुष्पा, जब अपन ने कल मूलनी फलनी द्रव्य पढ़े थे उनमें एक नाम आया था प्रत्यक पुष्पा। प्रत्यक पुष्पा क्या करवाती है? शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ कौन है? अपामार्ग। और जब सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, शिरोविरेचनीय अध्याय है, इसके अंदर फर्स्ट कोटेशन जो होता है ना, वो अपामार्ग से शुरू होता है। तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि शिरोविरेचन द्रव्य में सबसे पहले कौन आता है? अपामार्ग आता है। अपामार्ग शीर, अपामार्ग के बीज आते हैं। विडंग जो होता है वो क्रमिग्नि नाम, यानी कृमि को हरने में कौन श्रेष्ठ है? विडंग। शिरीष विषग्ना नाम, विष को हरने में कौन श्रेष्ठ है? शिरीष, प्रभाव से काम करता है शिरीष। खदिर क्या होता है? कुष्ठग्ना नाम, कुष्ठ को हरने में, बॉडी पे जो स्किन डिसऑर्डर है, कुष्ठ है, उसको हरने में श्रेष्ठ औषध कौन है? खदीर है। श्रेष्ठ द्रव्य कौन है? खदीर है। आमलक, आमलक की जो होती है व्यय स्थापना नाम, व्यय स्थापन द्रव्यों में कौन श्रेष्ठ है? आमलकी।
तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो अग्रद्रव्य यहाँ लिखे हुए हैं। ये याद यहाँ पे कर लो या फिर अपन जब वो चरक आप पढ़ते होंगे 25 नंबर चैप्टर उसमें याद कर लेना, एक ही बात है। नेक्स्ट है, अब है 2 बेस पढ़ लिए अपन ने किसके अकॉर्डिंग, चरक के अनुसार। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण का पहला बेस महाकषाय हो गया, जो हम आगे पढ़ेंगे 10 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड अपन ने पढ़ा बेस अग्रद्रव्य पढ़ लिए। अब थर्ड बेस है कि पंचक्रम जो लेते हैं अपन, पंचक्रम करते हैं, उनके अंदर जो द्रव्य का वर्गीकरण होता है कि पंचक्रम में अंदर कौन कौन से क्रम में शिरोविरेचन कर रहे हैं तो कौन से द्रव्य ले रहे हैं, वमन करवा रहे हैं तो कौन से द्रव्य ले रहे हैं, उसके बेस पे किया हुआ है। देखिएगा शिरोविरेचन के अंदर अपन ने अभी पढ़ा भी था, शिरोविरेचन के अंदर कौन श्रेष्ठ था, अपामार्ग श्रेष्ठ था, तो देखना अपामार्ग के बीज, और सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर भी यही है। पिपली है, मरीच है, वायुविडंग है, सैजन, सैजना जो होता है जिसकी लंबी लंबी फलियां होती है, जनरली हर जगह मिल जाता है, सरसों है, तेज का वृक्ष है, शिरोविरेचन की औषधियां होती हैं। शिरोविरेचन कब करवाते हैं, जब सिर में भारीपन होता है, शिरशूल होता है, पीनस होता है, अर्धाव भेदक होता है और कृमि शिरोरोग होते हैं। पढ़ा होगा शिरोरोग 5 प्रकार के होते हैं, वातज पित्तज कफज, और एक कृमि रोग होते हैं और एक सन्निपातज होता है। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के शिरोरोग होते हैं। 17 या 18 नंबर चैप्टर है चरक सूत्र स्थान का। वामक द्रव्य, वमन करवाने वाले द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ है मदन फल, आएगा ही आएगा, एक मुलेठी, नीम, जीमूतक, करवेदन। चरक का जो कल्प स्थान है, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं थर्ड ईयर के अंदर, उसके अंदर कल्प स्थान में पूरा एज इट इज ये लिखा हुआ है, वामक द्रव्य और विरेचन वाले द्रव्यों को लिखा हुआ है कल्प स्थान के अंदर। मदनजी धावक करके एक ट्रिक है, तो मदन फल, जी मतलब कि जीमूतक, धी धा धावक मतलब कि धा यानी सी धा से धमार्गव, वैसे वत्सक, कैसे कृतवेदन, ऐसे करके ट्रिक है। तो देखना वो सारे नाम इसी ट्रिक में आ रहे हैं। देखना मदन फल हो गया, मुलेठी हो गई, नीम हो गया, जीमूतक हो गया, कृतवेदन हो गया, पिपली हो गई, एला हो गई। इलायची जो होती है, बोलते हैं ना बस में जाते हैं तो वोमिटिंग नहीं होगी, इलायची रख लिया करो, पहले ऐसे ही होता था, लेकिन इलायची क्या करती है, वमन करवाती है, रोकती नहीं है। तो वमन क्रम में क्या होती है, इनको प्रयुक्त करना चाहिए। अब है विरेचन करवाने वाले द्रव्य में, 3 तो पढ़ चुके हैं अपन, पहले ही पढ़ के आए हैं। निशोध पढ़ा अपन ने, त्रिव्रत पढ़ी थी अपन ने, सुखपूर्वक विरेचन करवाती है, त्रिफला तो करवाता ही है, दंती, सप्तला शंकली, इंद्रायण, पीलू, और भी पढ़े थे अपन ने अभी पीछे, आरगवत पढ़ा, स्नूही शीर पढ़ा, तो सब क्या था, विरेचन करवाने वाले द्रव्य थे, तो ये सब विरेचन में प्रयुक्त होते हैं। आसापन द्रव्य के अंदर पाटला, अग्निमंत, विल्व, सोन पाठा, ये सब किसके आ रहे हैं, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल आ रहे हैं, यानी कि 10 पंचमूल आते हैं, वो 10 मूल जो आते हैं वो क्या करवाते हैं, सब आस्थापन द्रव्य वाले होते हैं। गोखरू, एरंड, पुनर्नवा, स्नेह, ये सभी लवण जो होते हैं क्या करवाते हैं, आस्थापन द्रव्य के अंदर काम में आते हैं। इन औषधियों का प्रयोग बस्ती कब देते हैं, आस्थापन क्या है, एक तरह की बस्ती है, और बस्ती कब दी जाती है, जब वात की गति जो होती है अनुलोम होने के बजाय प्रतिलोम हो गई है, यानी कि अनुलोम गति होनी चाहिए थी, अपान वायु की नीचे की तरफ गति होनी चाहिए थी, अधोगति होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऊपर गति हो गई है उसकी किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो उसे बोलते हैं उदावर्त। उदावर्त में यही तो होता है, अपान वायु की गति अनुलोम न होकर ऊपर की तरफ हो जाती है, तो उससे बोलते हैं उदावर्त। विबंध, मल का विबंध हो जाना, आस्थापन बस्ती में करते हैं। इन रोगों में क्या करते हैं, आस्थापन बस्ती देते हैं अपन। अनुवासन बस्ती में क्या होता है, स्नेह मिला दिया जाता है आस्थापन बस्ती के साथ साथ, तो स्नेह वाली जो बस्ती होती है उसे बोलते हैं अनुवासन बस्ती। जो आस्थापन बस्ती के जो सभी द्रव्य होते हैं वो अनुवासन बस्ती के द्रव्य होते हैं, प्लस कर देते हैं स्नेह को। अब है पथ्य आहार और अपथ्य आहार। 4th नंबर का बेस था चरक का कर्मात्मक वर्गीकरण का, तो 4th नंबर का बेस देखते हैं, पथ्य और अपथ्य आहार। कौन सा आहार तो खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। ये जो कोटेशन उठाया गया है ये चरक के सूत्र स्थान के 5वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें से 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन उठाया गया है। उसमें लिखा हुआ है 5वें नंबर में अभ्यास करने योग्य द्रव्य और अभ्यास नहीं करने योग्य द्रव्य, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसमें वाला द्रव्य है। देखना जैसे षष्टिकान यानी कि षष्टिक चावल, शाली चावल, मुद्ग यानी कि मूंग, सैंधव लवण यानी सैंधव, सैंधव आमलक यानी आमलक, यवान मतलब कि यव, अंतरिक्ष पेय अंतरिक्ष का जल, सर्पी मतलब घृत, जांगल मधु, मधु जो होता है वो। इनको तच नित्य, इनको नित्य प्रयोजित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्वास्थ्य का अनुवर्तन करते हैं, यानी कि अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए रहते हैं। अजातानाम विकाराणाम, इनका उपयोग नहीं करने पर विकार को उत्पन्न करते हैं, तो उनको बोलते हैं पथ्य द्रव्य। तो पथ्य आहार के अंदर कौन से आएंगे,
षष्ठी चावल आएंगे, शाली चावल आएंगे, मुद्ग आएंगे। अब देखना, शुक धान्य पड़ा, शुक धान्य में श्रेष्ठ कौन? षष्ठी और शाली चावल है, लाल चावल है। और शुक धान्य में सबसे निकृष्ट कौन है? यवक, बोले तो जई बोलते हैं जिसको, वो। शमी धान्य पड़ा, शमी धान्य का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे मूंग। शमी धान्य में सारी दालें आती हैं, जितने भी फली वाले जो द्रव्य आते हैं वो आते हैं। तो शमी धान्य में आता है, सबसे पहले आता है मूंग, उत्कृष्ट है। निकृष्ट कौन है? उड़द, उड़द की दाल निकृष्ट होती है। इसी तरह से मांस के अंदर पढ़ते हैं तो गाय का मांस क्या होता है? निकृष्ट होता है। अच्छा मांस किसका होता है? कुक्कुट का मांस होता है, यानी कि मुर्गे का मांस होता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके चलेंगे तो पथ्य भी आ जाएगा और अपथ्य भी आ जाएगा। इसी के अंदर देख लेना, जैसे सैंधव लवण है, अच्छा होता है, लेकिन वही उस्तर लवण, हाँ जी, बकरी का, अजा का मांस। लेकिन अन्य द्रव्यों में, हाँ बोलो। ओके ओके ओके। और मैंने जो अग्नि द्रव्य, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अग्नि द्रव्य में पढ़ा था, हो सकता है मुझे गलत याद रह गया हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। भ्रंगणीय द्रव्यों में तो मांस श्रेष्ठ है इसका। तुम मुझे बताना, मैसेज कर देना आप मुझे। ओके। एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये थे पथ्य आहार विहार। अपने पथ्य आहार था कि अपने को कौन सा आहार खाना चाहिए। तो कोरिलेट करके चलना कि शुक धान्यों में बेस्ट कौन है और शुक धान्यों में निकृष्ट कौन है, शमी धान्यों में बेस्ट कौन है और शमी धान्यों में निकृष्ट कौन है, और लवण के अंदर बेस्ट कौन, लवण के अंदर निकृष्ट कौन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने पथ्य आहार का कोटेशन जो दे रखा है वो चरक के सूत्र स्थान, यानी कि यज्ञ पुरुष जो अपना चैप्टर है उसके अंदर 25 नंबर चैप्टर में भी दे रखा है, 38 नंबर का कोटेशन है। उसी से देखा था मैंने ये, कि गाय का मांस जो होता है वो तो निकृष्ट होता है, और कुकुट का मांस जो होता है वो बेस्ट होता है। मैं और क्लियर कर लूंगी, हो सकता है मैं गलत हूँ। अपत्य आहार में देखते हैं। अपत्य आहार जो था उस इसी के अंदर 38 नंबर कोटेशन में तो दे रखा है पथ्य, और अपथ्य दे रखा है 39 नंबर कोटेशन में। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप चरक से पढ़ लीजिएगा उसे। और अपने यहाँ पे डीजी के अंदर आता भी नहीं है, ये सब नहीं पूछ जाते हैं, ये सब चरक का है। देखना, हितकर और अहितकर आहार ये सब चरक सूत्र के 27 नंबर चैप्टर के अंदर 4th नंबर के कोटेशन में ये भी दे रखे हैं। ये भी हमारे नहीं पूछे जाते हैं डीजी के अंदर, ये सब चरक के अंदर आते हैं। अब देखना, सुश्रुत के अनुसार ये सब था अपना, अभी तक अपने जो भी पढ़ा वो था चरक के अनुसार कर्मात्मक वर्गीकरण था। अब पढ़ते हैं हम सुश्रुत के अनुसार कर्मात्मक वर्गीकरण। द्रव्यों के गण के आधार पर तो 37 गण बताए गए हैं, जैसे विदारी गंधादि काकोल आदि गण हैं। याद नहीं करने हैं आपको नाम, बस इतना याद रखना गण कितने होते हैं, 37 होते हैं, क्लियर है। संशोधन द्रव्य 4 होते हैं, एक तो उभयतो भाग हर, एक अभ्यतो भाग हर, एक ऊर्ध्व से, एक अधः से, एक दोनों भाग से, और एक संशमन करने वाले। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के यहाँ पे संशोधन वाले द्रव्य बताए गए हैं। फिर है संशमन द्रव्य। संशमन वाले द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वात का शमन करने वाले, पित्त का शमन करने वाले, और कफ का शमन करने वाले। और इसी तरह से दोष का प्रकोप करने वाले द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, वात का, पित्त का और कफ का। पथ्य आहार द्रव्य वाले होते हैं और अग्र द्रव्य बताए गए हैं। और संशोधन वाले द्रव्य में 4 थे, उभयतो भाग हर, ऊर्ध्व से, अधः से, दोनों भाग से, और एक शिरोविरेचन करने वाले। ठीक है। अब आता है अष्टांग संग्रह के अनुसार, तो सॉरी अष्टांग हृदय के अनुसार। तो अष्टांग हृदय ने बताए हैं वर्गीकरण के अंदर, एक तो गण बता दिया और एक अग्र द्रव्य बता दिया। इन दोनों का सेम चलता है थोड़ा। अब देखना, अब जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट सिलेबस में है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उद्भिद द्रव्यों का
आधुनिक मतानुसार रचनात्मक वर्गीकरण। बस जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट की वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो औद्भिद द्रव्य अपन ने पढ़ा था कल, कौन से होते हैं जो जमीन को फोड़ के बाहर आते हैं। जनरली इसके अंदर वृक्ष आएंगे। तो इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब डीजी सेकंड पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे ना ऐसे वृक्ष है, गुल्म है, शुप है, तो उनका नॉलेज होना चाहिए कि गुल्म क्या होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं और शुप क्या होते हैं। तो वृक्ष जो लंबे होते हैं, जिसकी 50 फीट तक की लंबाई होती है, उनको बोलते हैं वृक्ष। गुल्म झाड़ी नुमा संरचना, जैसे बेर की झाड़ियां होती हैं वो। शुप छोटे प्लांट होते हैं 2 से लेकर 6 फीट तक के, उनको बोलते हैं शुप। लता जो किसी दूसरों के सहारे से ऊपर चढ़ती है या फिर जमीन के ऊपर फैलते हुए आगे बढ़ती है, उनको बोलते हैं लता। अब इसका वर्गीकरण किया गया है कि वृक्ष को बांटा गया 3 भागों में, महावृक्ष, वृक्ष और वृक्षक। गुल्म है गुल्म गुल्मक, शुप है शुप शुपक। लता है एक तो प्रसर करने वाली यानी जमीन पे फैलने वाली, एक वल्ली दूसरे के सहारे से आगे बढ़ती है, आरोहिणी मतलब कि उसकी के अंदर जो संरचनाएं होती हैं या तो मूल के सहारे या फिर उसके जो हुक होते हैं उनके सहारे आगे बढ़ती है, तो उसी को बताया गया। एक तो मूल रोहिणी जो मूल के सहारे बढ़ती है, उसके जो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं सूत्र उनके सहारे, बड़ी रोहिणी मतलब कि जो हुक होते हैं उनके सहारे, और एक पत्र रोहिणी उसके जो पत्ते होते हैं उनके सहारे फैल के हुए आगे बढ़ती है। प्रतानिनी यानी कि प्रतान के सहारे आगे बढ़ती है, जो पतले पतले से निकले होते हैं ना उनके प्रतान, उनके सहारे आगे बढ़ती है। इनका डिटेल में देख लेते हैं, एक बार रीडिंग माननी है, एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा व्यय के अकॉर्डिंग, एक तो व्यय के अकॉर्डिंग बांटा गया है प्लांट को, एक आकृति के अकॉर्डिंग कि एक साल में कितने साल तक कौन कौन सा प्लांट चलता है, कितने साल में। ऐसा होता है 1 वर्ष वाले भी होते हैं, कुछ 2 वर्ष वाले भी, 2 वर्ष तक। जैसे गन्ने की खेती है करते हैं 3-4 साल तक अपने को जोतना नहीं पड़ता, वापस से बीज नहीं डालने पड़ते हैं। तो वैसे तो एक तो व्यय के भेद से, एक आकृति के भेद से, एक उद्भव के भेद से और एक कुल के भेद से। देखिएगा व्यय अथवा आयु के भेद से, 1 वर्षायु वाले वो होते हैं जो 1 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं अतः जिनका जीवन काल अधिकतम 1 वर्ष तक होता है। जिसके अंदर आता है एक तो पुष्प युक्त होते हैं। पुष्प वाले तो वो हैं जिनके अंदर पुष्प भी है और बीज भी है। गोधूम है, गोधूम जो अपने गेहूं होते हैं वो जो होते हैं वो 1 वर्ष तक ही होते हैं, जमीन में एक बार उगते हैं और अपन जब जुताई करते हैं तभी होते हैं। तो बीज वाले भी होते हैं और पुष्प भी लगते हैं। तो यव हो गया, गोधूम हो गया। पुष्प विहीन तो होते हैं लेकिन बीज युक्त होते हैं। इनके अंदर आ गया हंसराज हो गया और शैलेय हो गया। पुष्प और बीज दोनों से रहित होते हैं। जैसे आ गया कुकुरमुत्ता, जैसे अपन मशरूम बोलते हैं जिसे, वो छत्रक जो बरसात के मौसम में लगते हैं, और एक शैवाल आ गई। अब आया 2 साल तक जीते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष तक होता है, उन्हें दीर्घायु प्लांट बोलते हैं। जैसे अतिश, सलगम, गाजर। गाजर 2 साल तक चलती है। बहुवर्षायु में जिन वर्षों का जीवन काल 2 वर्ष से अधिक तक होता है, जैसे जामुन है, जामुन का पेड़ एक बार ही लगा होता है लेकिन बहुत बार वो फल देता है, तो इसे बोलते हैं जामुन। नींब, शालमली हो गई। आकृति भेद से कुछ तो वृक्ष होते हैं 50 फीट तक की होती है मैक्सिमम, कुछ गुल्म होते हैं, झाड़ी बोलते हैं, बेर की झाड़ी बोलते हैं वो। शुप होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, और कुछ लताएं होती हैं। तो वृक्ष जो होते हैं उनकी ऊंचाई जो होती है 15 से 100 फीट तक होती है। 100 फीट होती है कि नहीं कि 50 होती है। इनका तना दृढ़ होता है और शाखाएं ऊपर की ओर फैली रहती है तथा मजबूत होती है। उनको बोलते हैं वृक्ष। अब वृक्ष को 3 भागों में बांटा गया उनकी ऊंचाई के बेस पे बस। महावृक्ष वो होंगे जिनकी 50 फीट से अधिक होगी, और महावृक्ष में आते हैं देवदारू। देवदार यहाँ नहीं होता है, हिमालय वगैरह के अंदर यहाँ मिलते हैं ये लंबे लंबे वृक्ष जो होते हैं वो। और एक सरल का वृक्ष होता है, महावृक्ष होता है। वृक्ष वो होते हैं जिनकी 30 से 50 फीट तक की ऊंचाई होती है। ये जो होते हैं इनके अंदर आते हैं आम्र, जामुन और वट, बरगद का पेड़ होता है वो। वृक्षक वो होते हैं जो 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई होती है, जिनकी हाइट जो होती है 15 से 20 फीट तक होती है। इनके अंदर आती है एरंड काकड़ी और एरंड का वृक्ष। अब आती है गुल्म, जिन द्रव्यों के मूल और अनेक कांड, मतलब कि मूल से क्या निकले, वो शाखाएं निकलती है, उनसे भी कांड निकलते हैं और एक झाड़ सा बन जाता है, एक तरह से झाड़ी नुमा संरचना बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं गुल्म। 2 उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो गुल्म है, एक गुल्मक है। गुल्म वो होंगे जिनकी 3 फीट से भी अधिक ऊंचाई होगी, जैसे करवीर है, अग्निमंथ है और एक दातकी है। गुल्मक वो होंगे जिनकी ऊंचाई 3 फीट से भी कम होती है, जैसे मूसली है और दंती है। फिर आए शुप,
जिनकी ऊंचाई 2 से 6 फीट के बीच होती है उनको बोलते हैं। एक होता है शुप, जिनकी 5 से 6 फीट तक की ऊंचाई होती है। फिर होते हैं शुपक, जिनकी भी 2 फीट से 6 फीट के बीच होती है। देख लेते हैं, 2 से 3 फीट होती है, सॉरी, जिनकी ऊंचाई 2 से 3 फीट तक होती है, जिन्हें बोलते हैं शालपन्नी, पशपन्नी और कासमर्द। एग्जाम्पल भी याद नहीं करने, बस डेफिनेशन याद रख लेना कि वृक्ष होते हैं उनमें इतनी फीट ऊंचाई होती है, गुल्म ये होता है और शुभ ये होता है। और इनका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन की गुल्म 2 प्रकार का हो गया, शुभ 2 प्रकार का हो गया, वृक्ष 3 प्रकार का हो गया। इस तरह से याद रख लेना। लता, जिनका कांड दुर्बल होता है और स्वयं स्थिर नहीं रहने सकते, किसी का आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बोलते हैं लता। तना दुर्बल होता है इनका, तो खुद से तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो किसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रसर वो होते हैं, इनके कांड की शाखाएं निकलकर भूमि पर फैल जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं गोक्षुर और कंटकारी। जैसे कद्दू होता है, कुष्मांड, उसकी बेल क्या होती है, जमीन पर फैली रहती है, उन्हें बोलते हैं प्रसर। वल्ली वो होते हैं जो आश्रयभूत वृक्ष आदि से लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं वल्ली। या तो एक तो इनमें जो वो वल्ली मतलब कि उनके अंदर जो कुंडली बनेगी, किस प्रकार से कुंडली बनती है, या तो क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो दक्षिणावर्त कुंडली बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण की ओर लपेटते हुए आगे बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं गुड़ूची। और अगर वामावर्त बढ़ती है तो उसको बोलते हैं उत्तर मारणी और अमृतस्रावा। अब है आरोहिणी, ये वृक्ष आदि को बिना लपटे आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि लपेटती नहीं है, अपनी तरफ खुद के बेस से आगे बढ़ती है। किस किस के बेस पे आगे बढ़ती है? मूलारोहिणी, मूल के द्वारा आगे की ओर बढ़ती है। सूत्रारोहिणी, ये सूत्र के द्वारा आगे की ओर बढ़ती है। फिर है बड़िशारोहिणी, यानी बड़िश मतलब कि हुक जो होते हैं बेल के अंदर, उनके द्वारा आगे बढ़ती है, जिसके अंदर आती है बेल। पत्रारोहिणी, जो पत्तों के द्वारा आगे बढ़ती है, जिसमें आती है लांगली। प्रतानिनी, इसमें आती है लता जो अभ्यादृत रूप से फैलती है, उसमें आती है माधवी लता। उद्भव वेद से जो होते हैं उनमें होते हैं उत्पत्ति स्थान से द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थलज, एक जलज, एक वृक्ष रूह है और एक वृक्षादन। स्थलज तो वो होते हैं जो भूमि पर उत्पन्न होते हैं, जैसे हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, ये सबने अपने नीट में पढ़ा है। जैसे हेलोफाइट है ये क्षारीय भूमि में उत्पन्न होंगे, जीरोफाइट है ये मरुभूमि में उत्पन्न होंगे, मीजोफाइट है ये दलदल वाली भूमि में उत्पन्न होंगे। जलज वो होंगे जो जल के अंदर होंगे, तो कुछ जो होंगे वो लवणीय जल के अंदर होंगे और कुछ जो होंगे वो अलवणीय जल में होंगे। वृक्ष रूह है जो द्रव्य अन्य वृक्ष पर आश्रित तो होते हैं परंतु जीवन उस पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं, जैसे है गुडूची उसके अंदर। और जीवंती सारीवा, सबसे बेस्ट साग किसका होता है? जीवंती का साग सबसे बेस्ट माना जाता है। और निकृष्ट साग किसका माना जाता है? सरसप का साग माना जाता है। वृक्षादन, जो द्रव्य दूसरे वृक्षों पे आश्रित रहते हुए अपना भोजन उन्हीं से लेते हैं, इसमें आता है अमरबेल और वंदाक। तो ये हो गए उद्भव वेद से स्थलज, जलज, वृक्षरूह, वृक्षादन। स्थलज में आया हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट। जलज में आया लवणीय जल में, अलवणीय जल में। और एक वृक्षरूह हो गया, वृक्षासन हो गया। कुल भेद से 1736 में लीनियस ने दी थी वर्गीकरण के लिए पद्धति, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था, जिसे लीनियस का सिस्टम कहते हैं। पढ़ा भी था अपन ने नीट के अंदर जब पढ़ते थे अपन, बोटनी पढ़ते थे तब। यह वर्गीकरण पद्धति पुंकेसर, स्त्रीकेसर, गर्भाशय आदि उत्पादक अवयव जो थे उनके बेस पे थी। एड्रियन डी ज्यूस ने वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा, एक तो फिनेरोगेमस और एक क्रिप्टोगेमस, यानी कि सपुष्प वाली वनस्पति और एक पुष्प रहित वनस्पति। पुष्प सपुष्प वाली जो थी उसको बोला जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और अपुष्प वाली को बोला वेस्कुलर क्रिप्टोगेमिया और सेलुलर क्रिप्टोगेमिया। अब है लिंडले के बाद में 2 पद्धतियों को संपूर्ण जगत का अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये अपने पढ़ी हुई हैं सब। बेंथर हुकर की पद्धति थी और एक एंगलर और प्रांट की, इसकी तो नहीं पढ़ी थी लेकिन इसकी जरूर पढ़ी थी ने। बेंथर हुकर की पद्धति पढ़ी थी जो कि ब्रिटिश व अमेरिका में प्रचलित थी, और एंगलर और प्रांट की जो पद्धति थी वो यूरोप व अन्य भागों में प्रचलित थी। मॉडर्न के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट किंगडम था तो पहले नीचे से शुरू करते हैं, पहले स्पीसीज आती है, फिर उसका वंश बोले तो जीनस आता है,
फिर उसकी उपकुल आता है, बोले तो सब फैमिली, कुल बोले तो फैमिली, गण आता है यानी ऑर्डर आता है, उपश्रेणी बोले तो सब क्लास, श्रेणी बोले तो क्लास, उसके बाद आता है डिवीजन और फिर आता है फाइलम बोले तो संघ। इसी तरह से एक का उदाहरण देकर समझाया गया है, जैसे मोलेटी है उसके अंदर आता है स्पीसीज है, यानी उसका जो लेटिन नेम होता है वो होता है ग्लाइजीराइजा ग्लोरबा, उसका जीनस होगा वो क्लाइराइजा, सब फैमिली पेपिलिनियोसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ऑर्डर जो होगा रोजेलेसी, क्लास जो होगी डाइक्टोलेडोन, यानी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पढ़ा था अपन ने, मोनोकोट और डाइकोट, तो इसकी क्लास जो होती है वो होती है डाइकोट। डिवीजन जो था वो एंजियोस्पर्मी थी और फाइलम जो था वो स्पर्मेटोफाइटा था। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नॉलेज के लिए था। एग्जाम की दृष्टि से अब तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसके अंदर